नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर जनता है, खास तौर पर छात्र यहाँ पर हैं जो अलग अलग, चाहे मीडिया के छात्र हो, लॉ से जुड़े हुए छात्र हो, ये सभी सवाल दागेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से हम बहस देख रहे हैं। क्या इस देश में जनसंख्या कानून की जरूरत है? क्या जनसंख्या में हो रहे असंतुलन ने न सिर्फ बीते वक्त में बल्कि भविष्य में, वर्तमान में हमेशा देश के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हुआ है? दरअसल संघ के चिंतन शिविर के बाद ये बात सामने आई। संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है इस देश में एक जनसंख्या कानून पर चर्चा करने की, उसे लाने की। क्या वाकई ऐसी जरूरत है? जनसंख्या क्या भारत को बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो मुद्दे हैं उन सब में परेशानियां बढ़ाता है? इन तमाम मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत उन बच्चों का जो आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि यही बच्चे दागेंगे सवाल। अब जो खास मेहमान है उनसे परिचय करा दे। विष्णु शंकर जैन जी, नेता, माफ कीजिएगा, वकील सुप्रीम कोर्ट के। तालियों के साथ आपका स्वागत है। देखिए, काशी के मामले में आप रोज आ रहे थे तो आदत ऐसी हो गई है मुंह पर कि नेता निकल गया, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और काशी का पूरा मुद्दा आप और आपके पिता लगातार वहां पर काशी में लड़ रहे हैं। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब जो कि नेता हैं AIMIM के। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। कांग्रेस समर्थक बोल दें आपको? ठीक है, बोल दिया। तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रहमानी साहब हैं प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो इन सब से चर्चा करेंगे और यहाँ पर युवा जनता है, ये सवाल पूछेगी तमाम मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि देखिए, एक तरफ सरकार तो इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन संघ की तरफ से रह रहकर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी सरकार के कुछ मंत्री ऐसे जरूर हैं जिनमें गिनती गिरिराज सिंह की होनी चाहिए, जो जनसंख्या के मुद्दे को बार बार उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी साहब हैं, वो कहते हैं कि जानबूझकर ये सब कुछ थोपा जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जनसंख्या कानून लाने की बात की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। 1947 में हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। 2011 में सूडान के 2 टुकड़े हो गए, दक्षिणी सूडान अलग देश बन गया। 2008 में सर्बिया के 2 टुकड़े हो गए, कोसोवो अलग देश बन गया। 2002 में इंडोनेशिया के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी तिमोर को अलग होना पड़ा। दुनिया में जनसंख्या असंतुलन के नतीजों की याद दिलाते हुए संघ ने भारत के लिए एक बार फिर चिंता जताई है। मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है। इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। एक परिवार में कितने रहने चाहिए? 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या। अब वो 1.9 से कम हो गया है। ये पिछले 10-20 वर्षों में ऐसे हुआ है। देश में जनसंख्या की संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए विस्फोट हो गया। यह चिंता होना एक स्वाभाविक है। हिंदू धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन पर संघ पहले भी चिंता जता चुका है। यूपी समेत कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी सख्त कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन संघ की ओर से बयान की ठीक बाद सीएम योगी जब संघ प्रमुख मोहन भागवत को दीपोत्सव का निमंत्रण देने प्रयागराज पहुंचे तो चर्चा होने लगी कि जनसंख्या के मुद्दे पर भी बात हुई। हम सब लोगों को उस पर चिंता करके कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, मानव सृजित संसाधन है, उनको किस प्रकार हम अपने परिवार के लोगों में वितरित कर पाएं, जिससे उनको उच्च कोटि की क्वालिटी लाइफ मिल सके। मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो ड्रॉप हुआ है बाय 4.7% और ये 29.3 से 24.6 के दरमियान ये रहा है। और इतना ग्रोथ रेट कम होना, ये नहीं सोचते कि जिनकी बढ़ भी रही है अगर, तो वो भी इस देश के नागरिक है, तो क्या परेशानी है भाई? पहली बात तो कोई इम्बैलेंस नहीं है, आपका सेंसस इम्बैलेंस नहीं बताता। चुनाव के पहले कुछ ऐसे मुद्दे बनाए जाएंगे जिसमें मजहबी आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारा हो सके। ये एक नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का एक और प्रयास है। भारत में जनसंख्या के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रति दंपत्ति बच्चों का अंतर 0.3% का है और हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच 1991 में जो अंतर 26 करोड़ का था,
वो आज 80 करोड़ का हो चुका है। प्रयागराज से अशोक सिंघल और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। जो तर्क, अब विष्णु जी आपसे शुरू कर रही हूं क्योंकि कुछ ही देर में हमारे पास संगीत रागी जी भी होंगे जो संघ की तरफ से बात करेंगे, लेकिन एक वकील के तौर पर ही आप बताएं, ये जो पूरा मामला है, अब देखिए ओवैसी साहब हो, कोई हो आपके बगल में, वो खड़े अभी बताएंगे कि मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। क्या ऐसी सोच है जिसकी वजह से संघ ने ये कहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी कानून एक ऐसी सोच से नहीं आ सकता है और ऐसी सोच से बन नहीं सकता है जहां किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करें। अगर एग्जाम्पल ले ले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी, तो अरुण जेटली साहब ने कहा था ये एक्ट पार्लियामेंट में तो पास हो सकता है पर सुप्रीम कोर्ट पे खरा नहीं उतरेगा। तो अगर कोई एक ऐसा एक्ट आप बनाएंगे जहां पे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करें, तो डेफिनेटली वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के टेस्ट को पास करेगा ही नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बात आ रही है, ये जो चिंता है, जो मैं आपकी रिपोर्ट में भी सुन रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, तो क्या हम एक ऐसे कानून की संरचना और कल्पना सोच रहे हैं जहां ये कानून आएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर संख्या से ज्यादा बच्चे ना पैदा करें? मुझे लगता है ऐसा कोई कानून की बात कर ही नहीं रहा है। जब कानून आएगा तो वो सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड आएगा कि उसके लिए उसमें रिजर्वेशंस होंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं तो उसमें उनके लिए सैंक्शंस होंगे कि नहीं, अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं, वो सबके लिए होगा, वो एक हिंदू के लिए भी होगा। फिर भी आपको रोने का एक मौका मिल गया, मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया, क्या है इसमें? कौन सी ऐसी बात है? अगर बनेगा कानून तो सबके लिए होगा ना। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहती है दिसंबर 20 में कि हमें इस कानून की जरूरत नहीं है। पिछले सदन में सेशन में सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ये कहता है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आता हूं आपको असल मुद्दे पर। जो लोग इसे हिंदू मुस्लिम करके देख रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और ये राष्ट्रीय समस्या है, मेरे ख्याल से आप लोग के समझ में आ जाएगा अगर मैं आंकड़े रख दूं। हिंदुस्तान मुझे में पता था आप हिंदू मुस्लिम वाले आंकड़े लाए होंगे। नहीं, बिल्कुल मैं, और पता है, उसको खोजने की जरूरत नहीं है। अरे भाई मुझे बताइए, आप सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आप मुझे बताइए, देखिए जनसंख्या बढ़ने का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है स्वास्थ्य सेवाओं से और शिक्षा सेवाओं से। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षाएं पूरी हैं, सेवाएं पूरी तरीके से हैं, तो इसलिए वहां का 1.8 है प्रजनन दर। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं नहीं है, इसलिए बिहार में 3 प्रजनन दर है सबका, हिंदुओं का भी मुसलमानों का, और उत्तर प्रदेश में 2.4 है। और जहां मुसलमान 68% है कश्मीर, वहां 1.4 है। जहां 98% मुसलमान लक्षद्वीप पे 1.4 है। जहां 33% आसाम में 1.7 है। पता चल गया जहां 29% है वहां पे 1.6%। आपको पता चला कि नहीं अपने आप को सुन के कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? नहीं, हमें तो अपनी जस्टिफिकेशन आपको नहीं देनी है। आप जब ओवैसी साहब को जो कटघरे में होगा ना, सबके लिए होगा ना, बिल्कुल सबके लिए होगा। तो सरकार क्यों मना कर रही है? आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों मना कर रही है? वो सदन में क्यों मना कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री की हमें इसकी जरूरत नहीं है? हम तो ऐसी बात नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम चश्मे से मत देखिए। आपको क्या नजर आता है? जनसंख्या कानून की जरूरत है देश को? देखिए, जनसंख्या कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, संसद भवन की बात होनी चाहिए, वहां पे होना चाहिए। क्या स्टैंड क्या है आपका? क्या स्टैंड होना चाहिए? सोच क्या है? मैं सोच क्या है और वो सोच आज जनता के सामने रखूंगा। बात यह है कि जो साहब जी कहते थे 135 करोड़ की आबादी मेरी ताकत है, वो आज उस ताकत से घबरा रहे हैं और बात करते हैं 20% और 80%। 80% किसकी आबादी है, 20% किसकी आबादी है? तो किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से इस देश की आबादी बढ़ गई है, तुम्हारी वजह से यहाँ के संसाधन कम हो रहे हैं, तो सरकार की नीयत में खोट दिखाता है और एक धर्म विशेष पे आप चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और चुनाव के टाइम पे ही आप एक गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं? आप गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए और सत्ता की मलाई खाते रहिए। मोदी जी महंगाई की बात करेंगे नहीं, महंगाई की बात करके सत्ता पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की बात करेंगे नहीं, भ्रष्टाचार की बात करके सीएम की कुर्सी पे पहुंची। रामदेव कालाधन की बात करेंगे नहीं और जनता की बात करेंगे नहीं, लेकिन वही कालाधन की बात करके वो इतने बड़े करोड़पति और अंबानी की तरह बन गए। अन्ना हजारे इस पे बात करेंगे नहीं, लोकपाल पे अभी तक आया नहीं। तो ये सारे जो लोग हैं नेता बनने की कोशिश करते हैं, अपना छत्रप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। हमको और आपको बरगलाना चाहते हैं कि आप इन मुद्दों में आपको लगता है जनसंख्या कोई मुद्दा नहीं है इस देश में?
मैडम जनसंख्या मुद्दा था तो फिर ताकत कैसे थी? आपको पता है पिछले 2 सालों से 2-2 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं इस देश की जनसंख्या में। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर आप लोग क्यों नहीं देश की सत्ता में आ जाते हैं? आप क्यों नहीं विकल्प बन जाती है? मैं तो कहता हूं, हम दो और हमारे दो का नारा दे दिया गया था, सरकार ने प्रयास भी किया था इंदिरा गांधी के समय से। ये आज की बात नहीं है, नया कुछ नहीं है। सरकार हिम्मत तो दिखाए। इस संघ वाले लोग होते कौन है भाई? कौन है संघ वाले? क्या सर्टिफाइड है? भारत सरकार ने इनको सर्टिफाइड कर दिया है कि आप राष्ट्र के लिए हमारे सरकार के सहयोग करेंगे? नहीं किया ना। इस संघ वाले कौन होते? बाहर आके मीडिया पे प्रवचन दे देते। सरकार को अगर इनके इतनी ही नागपुर में बैठक है भाजपा के साथ, आबादी का जो असंतुलन है वो हम दिखा रहे हैं। 1951 में देखिए 30 करोड़ हिंदू थे तो वहीं पर 3.5 करोड़ मुस्लिम थे। फिर 97 करोड़ हिंदू हुए हैं तो 17 करोड़ मुस्लिम हुए हैं 2011 का लास्ट जो सेंसस है उसकी वजह से। क्या आपको जो परसेंटेज है इजाफा वो हम दिखा रहे हैं तस्लीम रहमान साहब, आपको लगता है कि इसमें जानबूझकर मुस्लिम्स को टारगेट कर किया जा रहा है संघ की तरफ से? देखिए, मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जिस पर एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी आनी चाहिए। जब राकेश सिन्हा ने बिल रखा था, आरएसएस के हैं, राज्यसभा में 2 बार प्राइवेट मेंबर बिल रख चुके हैं, सरकार नहीं लाई प्राइवेट मेंबर बिल। 2018 में यूपी के अंदर लॉ कमीशन ने उनको एक सजेस्ट की पॉपुलेशन पॉलिसी, उसे रिजेक्ट कर दिया। और अभी जो आरएसएस के चीफ ने कहा, मैं इस पक्ष में हूं पूरे तौर पर कि पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, लेजिस्लेशन, कानून आना चाहिए। आप मानते हैं? बीजेपी बिल्कुल मानता हूं 100%। मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम एंड सिख एंड ईसाई, इट्स अबाउट इंडिया। वी हैव टू थिंक अबाउट इंडिया। हमको भारत के बारे में सोचना है, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं सोच रहा। और दूसरी बात, आरएसएस चीफ ने जो कहा वो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी आयरनी ये है, जिसके लिए मैं उनके इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं, उन्होंने पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात की है। और इस संदर्भ में उन्होंने कोसोवा का, ईस्ट तिमोर का, सर्बिया का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। मैं भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। फिलिस्तीन की एक एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। फिलिस्तीन की एग्जाम्पल उन्होंने क्यों कोट नहीं की? देशों के विभाजन, भारत के विभाजन की उन्होंने बात की। तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ पे, वो सीरियस है पॉपुलेशन इम्बैलेंस पर। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप देशों के विभाजन धर्म के आधार पे होते हैं, कल्चर के आधार पे होते हैं, लैंग्वेज के आधार पर, ये 3 होते हैं और उस आधार पर हमारी स्टेट्स भी डिवाइड हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम जस्टिस के साथ चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाने के बाद 1940-50 में इसे अडॉप्ट करने के बाद ये इश्यूज हमारे देश के दरमियान से खत्म हो गए थे, मगर आरएसएस के दिमाग से खत्म नहीं हुए। इसलिए आज जब वो इम्बैलेंस की बात करते हैं, असंतुलन पर जो उनका बयान है उसको लेकर सभी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग भी हाथ उठा सकते हैं सवाल पूछने के लिए। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जो हिंदुओं का ग्रोथ रेट रहा है वो ग्रोथ रेट एक बार फिर से दिखा दीजिए, और जो मुस्लिमों का ग्रोथ रेट रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क। मैं इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है तो वो गलत है। दूसरी बात, ऐसा कानून बन ही नहीं सकता है। मैं कुछ और कह रहा हूं, आरएसएस चीफ ने ये नहीं कहा है कि मुस्लिम की जनसंख्या में घटा 223% बनाम 385%। क्या ये संघ के मन में नहीं था जब ये बात कही गई है? ईमानदारी से आप आंखें देखिए, मैं बता रहा हूं, इसको आप एनालाइज करेंगे। एक अगर आप लीगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव, आज हम यहां पे जो डिस्कशन कर रहे हैं कि कानून कैसा हो, कानून कैसा बने, तो जब कानून कैसा बनेगा तो मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कानून बनेगा। और मैं एक मुद्दा इसमें और ऐड करना चाहता हूं अंजना जी, अगर आप परमिशन दे तो। सेक्शन 494 आईपीसी, सेक्शन 494 आईपीसी एक ऐसा प्रोविजन है, मैं अभी तस्लीम भाई का बहुत सम्मान करता हूं और इन्होंने आज आपके चैनल पे एक बात कही कि हम चाहते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरे साथ हैं इस मुद्दे पे कि सेक्शन 494 आईपीसी का जो एक से ज्यादा शादी करने पे हिंदू समाज के लोगों को तो पनिशमेंट देता है पर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, क्या आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि नहीं? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल होगा कैसे? अगर आप इस मुद्दे पे सहमत हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए तो मैं एक बात नहीं, डाइवर्ट नहीं हुआ है, डाइवर्ट नहीं हुआ है। 4 शादियां होंगी तो हर शादी से बच्चे होंगे तो फिर पॉपुलेशन रिलेटेड है।
नहीं ओवररूल्ड। इन्होंने मुझसे सवाल किया है, मुझसे सवाल किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब दे दूं। उनको बोलने तो दीजिए। हर कपल मुसलमानों से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स में हर कपल डाटा है। मैं उसके लिए आपको पता था मुझे कि आप वो डेटा जरूर लेके आए। मैंने कहा ना सर, आईने के सामने खड़े हो जाइए। मैं तो बगैर डेटा के बता देता हूं। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, अंजना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, आइए रागी साहब, आइए, हम लेट जाएं, यूनिफॉर्म जल्दी आइए। सिविल कोड की तो बात करते हैं, क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होता है। आप देखिए इस देश के कानून की विडंबना कि आज अगर एक हिंदू, वो तो कह रहे हैं अनरिलेटेड इशू है। नहीं, कैसे रिलेटेड है? आज एक जो मैं बता वैवाहिक देता हूं ना जीवन, कैसा सर, एक related मिनट, है, रुकिए, आप बोलें दीजिए। आज एक जो कपल है, एक व्यवहारिक जीवन में जो है, उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं अपने शादी से उसको एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दूं। फैमिली हेल्थ सर्वे ने इसको रिलेटिव नहीं माना है। फैमिली हेल्थ मैं कुछ और कह रहा हूं। आज अगर उनको अपनी बात बोलने दीजिए, सरकार की तरफ से नहीं है, वकील है। आज अगर हम एक ऐसा कानून लाते हैं, आप बताइए वो कानून इंप्लीमेंट कैसे होगा जब तक सेक्शन 494 आप स्ट्राइक डाउन नहीं करते? क्योंकि अगर एक समाज के लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो एक शादी से 2 बच्चे, 4 बच्चे, 4 शादी कर सकते हैं, तो कहां से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल जो आज तस्लीम भाई ने बात कही, अगर ये अपनी बात पे सच्चाई से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अंजना जी जरूरत है सेक्शन 490। क्या रहमानी साहब, एक अनसाइंटिफिक बात है और पॉपुलेशन ग्रोथ अनसाइंटिफिक बात आप कर रहे हैं। नहीं, इलॉजिकल बात जेंडर जस्टिस फर्टिलिटी कंसीडर की जाती है वुमेन फोक की, कि एक पर्टिकुलर वुमेन और एक आदमी के कितने भी बच्चे हो सकते हैं, वो 4 शादी कर सकता है, शादी से बच्चे हो सकते हैं। बच्चे महिलाओं के होते हैं, पुरुषों के नहीं होते। नहीं होते हैं क्यों? इसलिए प्रजनन दर जो है, प्रजनन दर औरतों की नापी जाती है, पुरुषों के बच्चे नहीं होते हैं। फर्टिलिटी रह जाए, आपके बच्चे नहीं है। टीआरएफ मैं बताइए, आपके बायोलॉजिकल बात चुटकुले कर में रहा तो हूं। बच्चे भी हंस रहे हैं, आपके बच्चे नहीं है। नहीं, मैं तो सर, साइंटिफिक आप बात पुरुष ही कर है ना, रहा हूं, आपके आप बच्चे नहीं सोशल है। कर रही हैं, आप सोशल बात कर रही हैं। मुझे आप एक आप मिनट डेविएट कर रहे बताओ। हैं। मुझे बताइए कौन से रहमानी बर्थडे साहब, बच्चे आपके पैदा बच्चे हैं किए? कि नहीं है? मुझे बताइए किस कौन रहमानी से साहब, बर्थडे आपके बच्चे हैं कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा मेरा है। तो फिर पुरुष ही है ना आप। मैं पुरुष कैसी हूं, बात कर रहे हैं मैंने सर? पैदा नहीं किया, आपने पैदा। आप बताइए, आपके किसी बर्थ का नाम बताइए, मुझे किसी बर्थ का नाम बताइए जिसने बच्चे पैदा किए। रहमानी यू आर हाईली अनसाइंटिफिक हियर। रहमानी साहब, हाईली अनसाइंटिफिक। मुझे एक बर्थ का नाम बताइए जिसने बच्चे आपको पैदा टेक किए। 2 देती हूँ मौका, टेक 2 कीजिए, सुधारिए अपनी बात को। नहीं, मैं सुधार होते हैं ना, रहा हूं। पुरुषों के बच्चे होते हैं ना, आपके हैं पुरुषों ना? के बच्चे नहीं होते। फिर नहीं होते। टॉक बायोलॉजिकली, टॉक सेंस। पुरुष बच्चे नहीं जनते हैं, औरतें जनती हैं। कभी सुना है? पर उनके बच्चे नहीं होंगे, उनकी गिनती नहीं होगी पॉपुलेशन में। गिनती होती है हमेशा, जब भी पॉपुलेशन की गिनती होती है पर्टिकुलरली फर्टिलिटी रेट वुमेन का नापा जाता है। किसी बर्थ का फर्टिलिटी रेट नापा गया है? मुझे बताइए कोई स्टैटिस्टिक्स। सुनिए एक सेकेंड, अब ध्यान से मेरी बात। दंपत्ति के होते हैं, कपल के बच्चे होते हैं, और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इलॉजिकल, बहुत अच्छे, कैसी बात कर लॉजिकल है। आप मुझे बताइए, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको पैनल पे बुलाया। बताइए कोई फर्टिलिटी रेट किसी मैन का है? फादर को बिल्कुल अलग कर रहे हैं फैमिली के यूनिट से। फर्टिलिटी रेट है तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आप अनसाइंटिफिक बात करके लोगों को सिर्फ ताली बजवा रही हैं। सर बस कीजिए, ताली नहीं बजवा रही हूँ मैं, खुद बजा रहे हैं। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। मुझे बताइए। अरे सर, फैमिली का एक यूनिट होता है, दंपत्ति के बच्चे होते हैं, महिलाओं के बच्चे होते हैं, पुरुषों के नहीं होते। मतलब 4 शादी को डिफेंड करने के लिए कुछ भी। 4 शादी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अब आप चुप हो जाए सर प्लीज, एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन जो AIM के नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कोई अच्छा कोई सी बिल लेके आती है, जैसे CNRC का बिल लेके आई थी, उसमें इन्होंने मुस्लिम को रख दिया कि मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, पॉपुलेशन में बिल आ रहा है उसमें मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं, तो ऐसा सरकार क्या करे जो मुस्लिम टारगेट ना हो उस पर? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिल पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में और सदन में क्या रुख है, लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। मैं अपना स्टैंड बता रहा हूँ कि किसी भी मुल्क की अगर जनसंख्या स्टेबल हो जाती है, जब उसका फर्टिलिटी TFR जो होता है 2.1 होता है, हमारे देश का ऑलरेडी 1.99 है, तो इसलिए अब हमें इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का भी जो 91 में 4.4 था वो घट के 2.3 आ गया, 47% की दर से घट रहा है।
यानी इतनी तेजी से उन्होंने परिवार नियोजन अपनाया है कि वो भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो अब ये समस्या ही नहीं रहेगी, और 2-4 साल के बाद मुसलमानों का भी जब 2.1 हो जाएगा तो देश की जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, यानी जितनी जनसंख्या है उतनी ही रहेगी। चूंकि इससे पहले चाइना ने जो पॉलिसी अपनाई थी और आज वो परेशान है, अब अपनी जनसंख्या बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। यूरोप भी परेशान है, यूरोप भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहा है। तो ये देश विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? अब हम बराबर हो जाएंगे चाइना के, हो गए ना, हो जाएंगे, होने वाले हैं ना, हो जाएंगे, चीन के बराबर हो जाएंगे। आपको ये चिंता का विषय नहीं लग रहा है? चिंता का विषय क्यों नहीं है? अब चिंता का विषय ये है कि दो नाव आपने रख लिया, दोनों में एक नाव रख लिया। मुझे कह रहे हैं कि आप जिसको जिधर देखना देख लो। कैसी बात कर रहे हैं सर? या तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है या नहीं है, स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए मैडम, हमारे देश ने अपना स्टेबल रेट अचीव कर लिया, अब इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। रागी साहब फिर क्यों उठा रहा है संघ ये मुद्दा? देखिए, अब इनको तो जब 4.9 तब जब इनका 4.7 यदि था फर्टिलिटी रेट, तब भी इनको प्रॉब्लम नहीं दिखता था। अब ये कहते हैं कि इनसे हमको एक उदाहरण याद आने लगा। एक व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी के साथ नदी पार कर रहे थे और उनका बच्चा 4 फुट का था और पति पत्नी और बच्चा तीनों का एवरेज निकाला तो लगा कि वो तो एवरेज तो बड़ा ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही पति पत्नी आगे गए, बच्चा नीचे डूब गया, क्योंकि एवरेज में तो एक्सट्रीम जो है होता है उसको ये करता है। सवाल ये है कि ये 1.9 की फर्टिलिटी रेट जो आपके पास आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे आपके ऐसे समुदाय हैं जो एक बच्चे पर ही ये कर रहे हैं, जहां पर दूसरी एक कम्युनिटी है वो एक जनसंख्या उसको हम दारुल हरब और दारुल तो वो बोल रहे थे। देखिए, अब आप देखिए आगे मुस्लिम्स को डिमोनाइज करने पे। देखिए हम अब इसको आपकी यही नियत थी। देखिए सुनिए मेरी एक बात, समुदाय को आपको टारगेट करना है। आपकी नियत हमारे प्रति बड़ी खराब है, पहले हमको पहले ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो बात हम कहने जा रहे हैं उसको सुनने, उसको पता, सुनिए ना प्लीज बोल लेने दीजिए। लेट आए हैं, बोले थोड़ा धीमी गति से बोलते हैं। ये बड़ा डिमीन करना बड़ा आसान हो जाता है कि आप देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम एक कहा जाता है हिस्टोरिकल मेथड, इतिहास से कुछ चीजें आप सीखते हैं। इतिहास का पैटर्न क्या रहा है? हिंदू पॉपुलेशन यदि अफगानिस्तान में डोमिनेंट था तब तो वहां पर था, वो भारत का हिस्सा था। वो हटा तो अफगानिस्तान भारत के हिस्से से चला गया। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, जिस दिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट किया वहां से वो पाकिस्तान अपना हिस्सा चला गया। जो बांग्लादेश था एक समय हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, जैसे ही वो हटा वो आज के दिन में भारत का हिस्सा नहीं रहा है। कश्मीर के, एक मिनट सुन लीजिए, नहीं प्लीज वो हटा इसलिए कि उसके केंद्र में इस्लामिक रेडिकलिज्म और पैन इस्लाम की मानसिकता थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यही मानसिकता थी जिसने भारत का विभाजन कराया था। अच्छा, सुन लीजिए, पार्टीशन पे भी जाइएगा। भाई मुझे तो अपनी तो बात करने दीजिए। वो तो बोल देते हैं कि बच्चों का रुकिए, कुछ आंकड़ों पर है। कुरैशी साहब पूर्व चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं इसी मुद्दे पर, सुनिए एक बार, फिर आगे चर्चा के। भारत सरकार का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1991-92 में जो उसमें उन्होंने दिखाया कि गैप वाज ओनली एक बच्चे का गैप था टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.1 टू बी प्रिसाइज। अब वो भी घट के 0.3 पे आ गया। और वो कैसे हुआ? क्योंकि मुसलमान बहुत तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं। 53% मुसलमान फैमिली प्लानिंग नहीं करते, लेकिन 42% हिंदू भी नहीं करते। तो ये क्यों भूलते हैं? तो अगर मुसलमान सबसे ज्यादा गिल्टी है तो नंबर 2 पे तो फिर हिंदू गिल्टी हो गया। तो लेकिन इसको इसमें गिल्ट के कॉन्टेक्स्ट में, पेट्रियटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखना गलत है। यहीं से मैं 53% बनाम 42%। डेटा का कुरैशी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। हिंदू में 53%, वहीं 42% वो मुस्लिम में भी कह रहे हैं। फिर भी आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, सीधा कह रही हूँ। देखिए, 2 चीजें। कुरैशी साहब तो ये भी कहते हैं कि हमको मत आप भारतीय मुसलमान मत कह के आप हमको मुसलमान ही समझे, हिंदू कहना मत कीजिए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको हिंदू नहीं कहते हैं, भारतीय तो कम से कम कहें। दूसरी बात, देखिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा था कि हिंदुओं के अंदर नेचुरल जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, वो नेचुरल आज के दिन में ये पिछले दशकों से चला रहा है। एक समुदाय में ऐसी है कि 4 बीवियां हैं,
अब वो 4 के बीवियों के साथ यदि 2-2 बच्चे भी हैं तो 8 बच्चे ऐसे ही स्वाभाविक तौर पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमानों के यहाँ यही स्थिति है, लेकिन समाज का वो एक अनपढ़ हिस्सा है, वहां पर ऐसी चीजें हैं जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज है। यदि आप कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है, और जो तो मैं यही कह रहा हूँ हिंदू फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, मैं उसी के बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने सुना ही नहीं, वो फैमिली प्लानिंग एक अच्छा, उनको आप अनपढ़ बता रहे हैं? नहीं, वो ऑलरेडी हिंदुओं में ये जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी पहले से कम है, तो उसको करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसे वो कह रहे हैं कि नहीं वो वहां भी नहीं कर रहा। जवाब दीजिएगा एक बार, जल्दी पूछे। क्या हमारा देश संघ से चलेगा या सरकार से चलेगी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संघ चलाएगा देश या फिर सरकार चलाएगी? नहीं, देश तो सरकार ही चलाएगी, लेकिन सरकार चलाएगी। आज तक इस देश को एक मुसलमानों का वर्ग मूलतः इस देश को प्रभावित कर रहा था। अब भारत का समाज उठ करके खड़ा हुआ है, वो अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी रिपोर्ट इस इल्जाम को डिनाई करती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार चलाएगी। पहले होता था इजराइल के साथ संबंध मत स्थापित करो, देश का मुसलमान फिर भी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बोले, बड़ा एंटी पाकिस्तान। ठीक है, 2-3 सवाल और लेते हैं, रुक जाइए। मेरा सवाल आपसे और आपसे महोदय कि हमारे कुछ समय पहले एनआरसी का मुद्दा इतनी तेजी से बढ़ा था, और क्या आप ये बताइए, क्या हमारे देश में हमें ये पता नहीं होना चाहिए कितने लोग हमारे देश के सिटीजन हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं? तो आप ये बताइए क्यों आप एनआरसी का मुद्दा दबाने पे लगे हैं, और क्या आप क्यों नहीं चाहते कि एनआरसी लागू हो? ये किसी हालांकि आज जनसंख्या पर डिबेट है, लेकिन एनआरसी पर भी जवाब मैं ले लूंगी, जल्दी से। मान्यवर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मगर आप ही के पार्टी के नेता हैं जो कहते हैं, जो बयानबाजी करते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 30 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे। तो आपकी मानसिकता क्या है? और दूसरा, मैंने तो उनको ऑफर दिया ही था कि मिरर के सामने खड़े हो जाइए सर, पता चल जाएगा आपको। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आप कह रहे हैं कि संघ क्या है और संघ को किसने सर्टिफाई करा है। संघ वो है जो 24 घंटे राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचती है। संघ नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों का उतरेगा नहीं। आपका नाम क्या है? कुशाग्र गौड़। कुशाग्र गौड़, आप क्या करते हैं? बीजेएमसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म सीख रहे हैं? जी। अंजना जी, आपका संघ से कुछ जुड़ाव भी है? नहीं। अंजना जी, संघ पर आपने अलग से जो राष्ट्र हित में है उसको बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई मतलब राष्ट्र जो देश के हित में है, अरे उसको बोल रहा है, बोलने दीजिए रागी जी, आप तो बेवजह। आप अरे चाय पीजिए। आज का जो भारत का युवा है वो देश हित में है, जो देश हित में बात करेगा, युवा जनता उसके साथ है। और तीसरा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप, एक बात और रह गई थी, चलिए जी, आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी जो हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ तो इसका प्रोसेस क्या है? पूरे विश्व में यहूदियों का शोषण हुआ, केवल भारत में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुमूल्य है, यहाँ हिंदू ज्यादा है, इसलिए यहूदियों का शोषण नहीं हुआ। पारसियों का भारत में शोषण नहीं हुआ, पूरे विश्व में शोषण हुआ। आज हिंदू ही हिंदुस्तान में 9 राज्यों में माइनॉरिटी में है। आप उसका जवाब देंगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक सेकंड, चलिए जल्दी 2-3 सवाल और एक साथ। पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिकली बात करूंगा। बायोलॉजी के अनुसार बच्चे जितने अच्छे होते हैं उतने स्वस्थ होते हैं, जितने कम होते हैं उतने स्वस्थ होते हैं। अगर किसी महिला के 7-8 बच्चे हैं तो ये उसके लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर संघ ने सजेशन दिया है कि ऐसा कानून आना भी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? ये जवाब में चाहूंगा। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, पॉलीगोमी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है या नहीं? उन्होंने तो बता दिया कि महिलाओं के होते, पुरुषों के बच्चे ही नहीं होते हैं। चलिए। कोविड के टाइम पर संघ ने अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स खोले थे, अलग अलग जगहों पर उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी। कोई भी इस्लामिक जो भी उनके संगठन है उनमें से कोई भी आगे नहीं आया इस चीज को लेकर के कि वो उसको। आप भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं? नहीं। मैडम जवाब देने बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, जल्दी से एक आखिरी सवाल, उसके बाद बैठ जाइए अगली बात। जी, मेरा सवाल आपसे मान्यवर, जैसा कि मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जिस कम्युनिटी में 4 शादियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब सरकार मतलब उसी के हित, मतलब उसी को टारगेट कर रही है? आखिर भारत, आपने कहा कि भारत को हमें बनाना है, आगे भारत के लिए सोचना है। हाँ, भारत की चिंता होती तो आप पॉपुलेशन पे भी करते। जल्दी से। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम में 4 शादी एंड ऑल वो वाली चीजें, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हिंदू फैमिली में एक परिवार में 5 से 6 बच्चे नहीं है? नहीं, मेरा इशू
ठीक है, एक साथ जवाब, नीचे आ जाइए। महोदय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है वो बात करती है कि मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदू के कम बच्चे। ऐसी बात नहीं है, बात सरकार की नहीं है। ये आप जैसे टीवी डिबेटर लोग ये जो यहाँ पे बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो आप लोग यहाँ से जागरूक करते हैं, और ये जो हमारी जनता बैठी है, जनता भी यहीं से सुनती है आप लोग के डिबेटों से। एक हिंदू मुस्लिम सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। महोदय, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पुरुषों के बच्चे नहीं होते, जबकि ये बायोलॉजिकली प्रूव है। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिफाइंड बाय द फादर, नॉट बाय द मदर। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो पुरुषों के नहीं होते? इतना साइंस एक दिन में हजम नहीं होगा उनको। बैठे जी मैडम, मैं हो जाएगा। एक एक करके सर, एक एक करके आते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारत सरकार का नहीं, देखिए घुसपैठ भी एक बड़ी समस्या है। पहले सवाल से शुरुआत करती हूँ क्योंकि वो सवाल खोना नहीं चाहिए। आप लोगों ने सीए एनआरसी में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। अगर अवैध घुसपैठियों पर सरकार शिकंजा कसे, इस देश की जनसंख्या में, इस देश के रिसोर्सेस पर वो उनमें ना बटे, अगर सरकार काम करे, आपको क्यों पेट में दर्द होता है? नहीं, हमें कोई सरकार काम करे, हमें कोई पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन सरकार डिस्क्रिमिनेशन ना करे। यानी जो भी कानून लाए वो सबके लिए बराबर लाए। उसमें उस कानून में चूंकि मुस्लिम्स को हटा दिया गया था, इसलिए हमारी उस पर आपत्ति थी और आपत्ति है और आपत्ति रहेगी। अब आइए असल मुद्दे पे जिस पे आप आज चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार का जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है उसने 3 कारण बताए हैं पॉपुलेशन बढ़ने के और घटने के। वो एक पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा का रेट मैं बता दूं कि पूरे केरला की 1.8 है प्रेजेंट दर और बिहार की 3 है। दूसरा कारण बताया है उन्होंने कि अगर जो औरत पढ़ी लिखी है वो 2.8 उसका प्रेजेंट दर है, सॉरी जो पढ़ी लिखी है उसकी 1.8 है, और जो अनपढ़ है जो कभी स्कूल नहीं गई उसकी 2.8 है, यानी एक बच्चे का फर्क है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, 68% स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वहां की प्रजनन दर 2.4 है। 72% कमी है बिहार में। तो साहब एक सेकंड सुनिए, ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आप लोग कब धरने पर बैठे शिक्षा के मुद्दे पर? हम सब ताली बजाएंगे इनके लिए अगर शिक्षा के मुद्दे पर कभी ये धरने पर बैठे हो। लेकिन आप कब बैठेंगे? जब मुद्दा सीए एनआरसी का हो, जब मुद्दा जनसंख्या का हो। क्यों? क्योंकि फिर वोट भजाना है। देखिए, अगर शिक्षा के मुद्दे पे भी हिंदू मुस्लिम कराया जाएगा और मुसलमानों को डिप्राइव छोड़ा जाएगा तो जरूर हम बैठेंगे उस पे। अगर कोई मुस्लिम के अलावा कोई भी सेक्शन छोड़ा जाएगा तो हम धरने में बैठेंगे। आप क्यों नहीं शिक्षा पे बैठे? आप शिक्षा पे क्यों नहीं धरने पे आज तक बैठे? अभी ऐसा कोई कानून नहीं है आपको दिखता है? करता हूँ शिक्षा का कहने वाले लोग हम जरूर बैठेंगे। जब डिस्क्रिमिनेशन कब बैठेंगे? कब? जब भी आप कानून लगवाएंगे सरकार से बात करिए, सरकार कानून लाए और खिलाफ लाएगी तो उसके खिलाफ बैठेंगे। शिक्षा के मुद्दे पर सरकार के कानून लाने का इंतजार आप सवाल डिस्क्रिमिनेशन का है। आज आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पे बैठेंगे। आप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों की हालत, इस पर नहीं बैठेंगे। आपने डिक्लेयर कर दिया है एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर बैठेगी। मैडम सीए से कंपेयर कर रही हैं आप? क्या बात कर? आप सीए से कंपेयर कर रही हैं? शिक्षा से जोड़ा ना जनसंख्या को। शिक्षा से मैंने जनसंख्या को जोड़ा। आप जनसंख्या को सीए से जोड़ रही है। बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। आप क्यों बैठते नहीं है शिक्षा के मुद्दे पर? जनसंख्या से क्या रिलेशन है? जवाब ही नहीं मिला। नहीं, आपके पास है जवाब? आप बताइए ना शिक्षा के मुद्दे पर क्यों नहीं बैठते हो? वैसी साहब ने सिर्फ इतना सा कहा था कि औरत की प्रजनन दर नापी जाती है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे में। आपने तबड़ा बखेड़ा करवाया और अब आप जनसंख्या पे बात कर रही है। चलेंगे हिजाब पे बात करेंगे, किताब पे बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल हिजाब पे भी हिजाब पे बात करेंगे, हम हिजाब पे और किताब पे बात नहीं करेंगे। और हमसे पूछ रहे कोरिलेशन। आइए अभी यहाँ पर 4 घंटे बहस करने को तैयार हो जाएंगे। अरे किताब पर बैठिए, सड़क पर जनता साथ देगी। 10 सेकंड बोल लेंगे। देखिए, थोड़ा तेज गति। ईरान जैसे कट्टर देश में महिलाएं अपना हिजाब तोड़ करके बाहर निकल रही हैं और ओवैसी की पार्टी और तस्लीम रहमानी और बाकी जो इस्लामिस्ट आपको मिल गया मौका। तो नहीं, यहाँ हिजाब के बारे में लड़ाई कर रहे हैं। रोहिंग्याओं को न मलेशिया रख रहा है, न बांग्लादेश रख रहा है, न तुर्की रख रहा है, कोई इस्लामिक देश रख रहा है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ये बात नहीं कर सकते पॉपुलेशन ग्रोथ पे। इनके पास उसकी स्टडी है ना कोई सीरियस अंदाजा हो रहा है। क्या बात? अरे बीच में नहीं, एक सेकंड मिस्टर आगी, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं होगा यहाँ पे। मिस्टर आगी,
आप प्लीज ग्रोथ की बात मुझे नहीं कर एड्रेस रहे, कीजिए, imbalance मत की कीजिए, बात आप कर मत रहे हो। देखिए, हमको आप मुझसे address कर रहे बहस हैं, करने आए हैं यहाँ पे, उनको प्लीज। अंजना जी देखिए, ये शाउटिंग मैच नहीं होगा यहाँ पे, एक एक करके एक आदमी। भाजपा और आरएसएस हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, पर भला नहीं करेंगे। ये साहब जो जनाब बैठे हैं ये मुसलमानों की बात करेंगे। अरे भारत माता की बात क्यों नहीं करते, भारत की बात क्यों नहीं करते भाई? कौन करेगा भारत की बात? क्योंकि आप देश को बांटते हो और सत्ता पाना चाहते हो। कोई राम की बात कर लेगा, कोई अल्लाह की बात कर लेगा, कोई लेकिन इस मातृभूमि की बात नहीं करेगा, माता की बात नहीं करेगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि की बात नहीं करेगा। क्या है माता की बात? माता की बात और मातृभूमि की बात यह है कि 2 बच्चे पैदा करो, इससे ज्यादा बच्चे मत पैदा करो। माता की बात जननी जन्मभूमिश्च, जिसके लिए कांग्रेस जननी पार्टी मानती है कि जनसंख्या कानून देश में बिल्कुल लागू होना कांग्रेस पार्टी मानती है, समानता से सब बिल्कुल समानता के तभी कहा था कि हम 2 और हमारे 2 का नारा दिया था। और ये जो भाई साहब का सवाल था, संघ क्या है मैं बताता हूँ। जिनको 60 साल लग गए तिरंगा अपने ऑफिस में दफ्तर में फहराने के लिए, वो सर्टिफिकेट बांटते हैं कि आप देशभक्त हो, कि आप गद्दार हो, कि आप पाकिस्तानी हो। तो ऐसे राष्ट्रवाद सीखना है तो वहां मत 2 जाओ, बातें कहना यहाँ चाहता आके हूं। सीख लेना। तस्लीम भाई से बहुत शिद्दत से 2 बातें कहना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि सीए का मुद्दा जो है वो जनसंख्या से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं इनको बहुत संजीदगी से बात कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े सर्वदनंद सोनोवाल के केस में, उसमें केंद्र सरकार का एफिडेविट दिया गया था उस समय के होम मिनिस्टर ने, मिस्टर गुप्ता ने, और उन्होंने कहा था कि ये जो यहाँ पे घुसपैठी घुस रहे हैं, इससे हमारा जनसंख्या का पूरा अनुपात बिगड़ रहा है। ये पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा है, ये इस देश की डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा है। तो अगर ये आज कह रहे हैं कि सीए का मुद्दा जनसंख्या से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये मुगालते में। दूसरी बात अंजना जी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बीच में मत बोलिए ना सर भैया, मैंने आपके कोई गली मोहल्ला थोड़ी है सर, मत चिल्लाइए ना बीच में। आपका नाम लूंगी तो बोलिएगा प्लीज सर। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं होता है। अगर आपको शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे जाए प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। एक बार में एक आदमी बोलेगा प्लीज। मुद्दा था वो लोगों को नागरिकता देने का मुद्दा था, तब भी उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बहन ने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि हिंदुओं के 5 बच्चे 6 बच्चे होते हैं तो आप क्यों कह रहे हैं 494 खत्म होना चाहिए। मैं अपनी बहन को ये बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन 494 का मुद्दा है ये जेंडर जस्टिस का मुद्दा है, ये विमेन राइट्स का मुद्दा है, और ये पॉपुलेशन कंट्रोल से डायरेक्ट लिंक है इसका। इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करने की कोशिश करिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समाज के व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग मेरी बात को दूसरी तरह से सोचे, इस धर्म विषय से ना सोचे, पॉपुलेशन कंट्रोल के एंगल से सोचिए इसको प्लीज जरा, कि एक समाज का व्यक्ति एक से ज्यादा 4 साल पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नोटिस जारी किया है। बताए ना फिर अभी बच्ची ने आपको साइंस पढ़ाया था ना, बच्ची ने अभी समझाया था ना। प्लीज वेट कीजिए अपनी बारी का, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सेक्शन 494 आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने चैलेंज की, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की खंडपीठ ने उस पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि ये पॉपुलेशन कंट्रोल से डायरेक्ट लिंक है। मैं ये नहीं कह रहा, जब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की संरचना की कानून की बात कर रहे हैं, वो सबके लिए एक होगा। एक हिंदू के भी 2 बच्चे होंगे, एक मुस्लिम समाज के भी 2 बच्चे होंगे, पर एक शादी से, 4 शादी से नहीं। मैं जेंडर जस्टिस का इशू भी यहां पे रेस कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इसको प्लीज अलग करके मत देखिए। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमको यहाँ पर सवाल सुनिए। आप सब लोग ये बोल रहे हैं कि कोई हिंदू बोल रहा है, कोई मुसलमान बोल रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, तो उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल हुए ना। अकेला एक हिंदू और मुसलमान कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कई मुसलमान के 2 भी बच्चे हैं, कोई हिंदू के 4 बच्चे हैं, तो हम कानून बनेगा, सपोर्ट नहीं कर सकते। जब कानून बनेगा तो ऐसा कानून बन ही नहीं सकता कि वो किसी एक समाज के लिए, वो अक्रॉस द बोर्ड सारे सिटीजन पे लागू हो। इनसे है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट कोई सा भी बिल लाती है, ये अक्सर ज्यादातर हर चीजों का जो एंगल है वो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कोई सा भी हो। जब हिजाब वाला मैटर हुआ था तब भी इन्होंने उसमें मुस्लिम्स को आगे कर दिया, हमेशा विक्टिम कार्ड खेल देते हैं। अब अगर ये पॉपुलेशन की बात है तो पॉपुलेशन सिर्फ एक समुदाय के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सारे समुदायों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ठीक। हाँ। सर मेरा भी मैम वही क्वेश्चन था कि मैम धर्म, एक्चुअली आप लोग नए सवाल पूछे, जो सवाल पूछे जा चुके हैं वो रिपीट मत कीजिए। हाँ मैम, नीचे आ जाइए। हाँ सर से मुझे पूछना है कि एजुकेशन और अनएजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर एजुकेटेड है तो हिजाब की बात क्यों स्कूल्स में लेके जाएंगे? जब वहाँ पे यूनिफॉर्म बनाई हुई प्रॉपर, तो आप हिजाब का मुद्दा और बुरखे का मुद्दा स्कूल्स में क्यों उठा रहे हैं? एजुकेटेड पीपल है ना आप। ठीक है, आइए नीचे आइए, पूछे सवाल। तुम्हारा पूछा क्या किसी ने? हम ये कह रहा हूँ कि मैम मुस्लिम अपने ऊपर क्यों लेते हैं सब चीज की मतलब वही सिर्फ मुझे भरोसा है कि देश के मुसलमान नहीं लेते हैं, कुछ नेता होते हैं जो भड़काते हैं। आइए। यहाँ पे डिबेट पॉपुलेशन के ऊपर हो रही है, तो कोई भी धर्म के ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? यही क्वेश्चन है मेरा। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, पूरे देश की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे बिल की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? ये तो हमारी खुद की समझ होनी चाहिए ना कि हमें नहीं करना चाहिए ये सब।
रागी जी खुश हो रहे हैं, इनके मन की बात आ रही है चारों तरफ से, बस मुस्कुरा रहे, सोच रहे आज तो मैंने काम आउटसोर्स कर दिया है। बस मुझे सर का बस स्टैंड जानना है कि इस बिल को लेकर आपका स्टैंड क्या है, अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, तो आपको बताएंगे कि भारत सरकार स्टेबल रेट पे पहुंच चुकी है, इस बिल की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, आपका स्टैंड पता चल गया। हाँ। सर, जब आर्मी लोग हमें बचाने के लिए बहुत युद्ध करते हैं बाहर, वहाँ पे तो कोई रिलीजन के बारे में तो चर्चा नहीं होता, लेकिन जब एक मुद्दा यहाँ पे आती है कि हम सबको इकट्ठा होके एक मुद्दे पे हमें कानून लानी है, उसके लिए देश वाले क्यों रिलीजन खोजते हैं? तो आरएसएस से पूछिए, आप ये बताएंगे आरएसएस क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्यों आरएसएस ही नहीं, जिसके बयान पे चर्चा हो रही है वो आरएसएस के से कायदे है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, एक सवाल और है, फिर कंक्लूडिंग। सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अरे सुनिए एक सेकंड प्लीज। जैसे आपने कहा कि हमारे पीएम ने कहा कि 135 करोड़ जनसंख्या हमारा बल है, लेकिन सर जैसे हमारी जनसंख्या ग्रो होती जा रही है, लेकिन हमारी अर्थ पे तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सर, लैंड की कमी होगी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कमी होगी, सर वो कैसे पूरी कर पाएंगे मगर पॉपुलेशन हमारी इसी रेट से बढ़ती रही? हमारी जो टोटल पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर तक 140 करोड़ हो जाएगी। और ये जो जिस रेट पे आ गई है वो रेट स्टेबल है। अब जनसंख्या हमारी नहीं बढ़नी चाहिए। जितने यही हमारा डिविडेंड है। अभी तक तो प्रधानमंत्री बात कहते थे कि जनसंख्या हमारा शक्ति है। अब उससे घबराने की क्या जरूरत है? जनसंख्या में इजाफा नहीं होगा। नहीं, अब नहीं होगा। जब स्टेबल हो जाएगी फिर इजाफा नहीं होगा। जी हाँ, स्टेबल हो जाएगी मतलब क्या होता है? स्टेबल हो जाएगी मतलब अब जितनी जनसंख्या है उतनी रहेगी, अब उससे आगे नहीं बढ़ेगी। अंजना जी, बस इधर से शुरू करते हैं। आप जरा देखिएगा एक पॉपुलेशन का, ये कहते हैं कि हम स्टेबल हो गए हैं। 1951 में मुस्लिमों की जनसंख्या इस देश में 9.4% थी। हिंदुओं की जनसंख्या 85% के आसपास थी। 2011 में जो जनसंख्या है वो 14.6% है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हम बढ़ते नहीं हैं, और वो भी एक्सपोनेंशियल दर से नहीं बढ़ते हैं। हिंदुओं की जनसंख्या 76% पे आ गई है, यानी 10% तो वहां कम गया, और इधर यहां से दुगने बढ़ जा रहे हैं। 18% के आसपास मुसलमानों की जनसंख्या है, फिर भी कह रहे हैं कि जनसंख्या 1976 से इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, तब से पॉपुलेशन पॉलिसी की यहाँ देश में बात होती है, और मैं खुद उसका स्टूडेंट रहा हूं। आप चाहे जैसा भी बोले, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जब हम नेशनल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हमको अलग अलग नापना पड़ता है कि मुसलमानों की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, हिंदुओं की इतनी बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या पब्लिक का सवाल था कि स्टैंड क्या है। इस देश को कंफ्यूज करके सरकार ने रखा है। बलात्कारियों को रिहा कर देती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है, और बताती नहीं है किसी को कि कहां से बलात्कारी बिल्किस बानो के रिहा हो गए। तो भैया सरकार ने कंफ्यूज कर दिया है और किसी ने नहीं कर्फ्यू किया है। अगर सरकार संसद भवन में बिल लाए तो लोग करने को तैयार हैं। कहना चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं इस देश में शिक्षा हो, बेरोजगारी हटे और इस देश की उन्नति हो, विकास हो, और जो रोज आपके चैनलों पे ये बात कहते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, उनको कम से कम जनसंख्या नियंत्रण का सपोर्ट करना चाहिए और धर्म से ऊपर उठ के इस कानून को देखना चाहिए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दंगल में इतना ही। ब्रेक के लिए रुक रहे, आप देखते रहिए आज तक।